कि क्या कमजोर बने रहना ही भगवान सिखाता है? अगर कमजोर बनाना सिखाता है तो हमको आके बोल दे कि हमें आपको स्वर्ग में जगह मिल जाएगी। क्या ऐसा कोई भी व्यक्ति बता दीजिए, संत महात्मा विद्वान दार्शनिक, जो इस बात की गारंटी दे कि हम खूब सहेंगे तो स्वर्ग में चले जाएंगे? बताइए कितने लोग इस बात से एग्री हैं कि हम स्वर्ग में चले जाएंगे? आजा। मान लीजिए कि आप हमारे पड़ोसी हैं, हम आप पे, अक्षय सुनिएगा, मान लीजिए हम आपके पड़ोसी हैं, हम आप पे रोज अत्याचार कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए जो यहाँ के कमजोर तबका है उस पे जो होता है, कहने वाला रोज कह रहा है कि ये भगवान का देन है, आप सहते रहिए, माया है, क्या चिंता करना है, आप स्वर्ग में जाएंगे, अच्छा काम कीजिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि क्या कमजोर बने रहना ही भगवान सिखाता है, या उसी को आप मान के चलेंगे, या यह किसी उद्देश्य से प्रेरित है? सोसाइटी में अगर आप कमजोर हैं और एक वर्ग आपसे मजबूत है, तो क्या ये उस मजबूत का पक्ष नहीं ले रहा है या आपका पक्ष ले रहा है? आपको कह रहा है ना, इनडायरेक्टली कह रहा है कि माया है, मतलब आप वैसे ही रहिए, कमजोर है सहते रहिए। क्या किया गया इसको? भगवान का रूप दिया गया, माया का रूप दिया गया, मोह का रूप दिया गया, और उसके बाद स्वर्ग में कैसे रिलीजन को आपके ऊपर थोपा गया कि भाई आप जिस स्थिति में उसी में बने रहिए। इसी को दक्षिणापंथ कहते हैं। मतलब बदलाव मत कीजिए। अगर आप बदलाव के लिए बात करेंगे कि नहीं हमारे ऊपर अत्याचार मत करो, हम इसका विरोध करते हैं, मतलब उसको चैलेंज कर रहे हैं, आप उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं, आप बदलाव की बात कर रहे हैं। ये भी एक देखने का तरीका हुआ कि हम अपने जिंदगी को कैसे देख रहे हैं। एक देखने का तरीका है कि जो है उसी को मान लीजिए क्योंकि भगवान का देन है। एक वो है जो कहता है कि भगवान की सत्ता पर चैलेंज करो और कहो कि नहीं ये हमारा जो स्टेटस है, हमारी सोसाइटी में जो शोषण है, ये किसी भगवान की देन नहीं है, ये तुम्हारी देन है। एक वो तरीका आपके सामने क्या चीजें आई कि दो तरीके से हम अपने जिंदगी को देख सकते हैं। एक तरीका वो है जिसमें हम मान लें कि जो भी हो रहा है वो भाग भरोसे हो रहा है। दूसरा कौन है? दूसरा ये है कि नहीं ये भाग भरोसे नहीं हो रहा है, इसमें किसी न किसी व्यक्ति का देन है, और एकदम उसको ले जाकर के उस लेवल पर कहें तो हम कहेंगे कि जो भी हमारे पास भौतिक चीजें हैं, भौतिक चीजों को हम कैसे डिफाइन करें? क्या है भौतिक चीजें? भौतिक चीजों में पैसा आ जाएगा? भौतिक चीज में पैसा नहीं आएगा। यस यस। हमारे पास गन है, गन भौतिक चीज में आएगा? हाँ खाना पीना का सामान आएगा? जरूर। जमीन जायदाद आएगा? अब ये बताइए कि जमीन जायदाद भौतिक चीजों को ज्यादा से ज्यादा अपने पास रखने वाला मजबूत होगा या जिसके पास कुछ नहीं है वो मजबूत? जो ज्यादा रखेगा। अब बताइए कि एक तरीका ये समझने वाला हुआ कि जिसके पास ज्यादा संपत्ति होगी, जिसके पास ज्यादा धन होगा वही मजबूत होगा, और दूसरा तरीका ये हुआ ये कहना कि ये भगवान की कृपा है, आप उसी स्थिति में रहें। अब सवाल ये उठता है, ये सर्वहारा वर्ग, एक बार लिखे थे हम यहाँ सर्वहारा वर्ग, कि इनका कल्याण कैसे हो? क्या ये कह के कि ये माया है ये सहते रहिए, या ये कह के कि जो एक व्यक्ति के पास इतना धन जमा रहा हो उसका बंटवारा करो? बंटवारा सॉल्यूशन इसी से निकलेगा। इसको भौतिकवादी विचारधारा कहते हैं, भौतिकवादी विचारधारा कहते हैं। अब यहीं से हम दर्शन को दो भाग में विभाजित करते हैं। मतलब दर्शन को हम दो भाग में विभाजित कर सकते हैं। एक दर्शन क्या है? आदर्शवाद, दूसरा भौतिकवाद। आदर्शवाद क्या कहता है? जो हो रहा है उसे होने दीजिए, भौतिक बात नहीं है कि अगर उसको परिवर्तन करने की बात। हाँ, अब बताइए, कोई बताए भौतिकवाद और आदर्शवाद क्या है? और लोग बताइए, राहुल भाई बताए, और लोग बताइए क्या अंतर है भौतिकवाद और आदर्शवाद में?
आदर्शवाद में वही साइकोलॉजिकली बना के हमेशा समाज को उसी दिशा में रखना है। ठीक है। और दर्शन, तो इसको ऐसे विभाजित कर सकते हैं, लिखते जाइएगा। आदर्शवादी दर्शन, हम एक बात ध्यान रखिएगा, हम भगवान और भक्त का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम केवल आपको एक तरीका बता रहे हैं, उसमें उस पर सोचना है। आदर्शवादी और भौतिकवादी। भौतिकवादी बताइए, कोई बताइए, एकदम खुला मंच है, एकदम सवाल कीजिए। आदर्शवादी दर्शन जो है, अभी हमारे सामने कुछ इधर के ही दिनों में हमारे से प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बोला कि हमारे देश में प्लास्टिक सर्जरी की आविष्कार बहुत पहले हो गया था, जैसा कि गणेश जी का सिर उतार करके उस पर हाथी का सिर लगा दिया गया था। तो एक आदर्शवाद बात होगी, लेकिन भौतिकवादी लोग भौतिकवादी विश्वास करते बोले ये नहीं है ऐसा। हमारे देश में अगर वो सिर अगर हटाया गया था तो वो प्लास्टिक सर्जरी नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी का मतलब है कि आप किसी चीज़ में अगर चेहरा खराब है तो वहाँ किसी का चमड़ा हटा के वहाँ लगा देना है। ये आप काल्पनिक बात कर करके, काल्पनिक बात ही आदर्शवादी है, और उसको ना बदलने यथार्थवाद बना के रखना है। ठीक है। और लोग, और बताइए, सवाल कीजिए। आदर्शवादी दर्शन जो है रूढ़िवादिता को बढ़ावा देता है, अंधविश्वास को। जो मतलब जो बस समाज में एक बना हुआ है रूल करने का नियम, उसको बनाए रखना चाहता है। और जो शोषक वर्ग है और जो शोषित है, तो शोषक वर्ग चाहता है कि सिस्टम बना रहे, आदर्श एक बना देता है ये हमारे आदर्श, और उसके आड़ में वो शोषण करता है। ये आदर्शवादी और भौतिकवादी जो है प्रोग्रेसिव सोच के लोग होते हैं। ठीक है। और लोग इधर से थोड़ा साइड से पीछे से बोलिए, बोला जाए क्या है आदर्शवादी दर्शन और भौतिकवादी दर्शन, क्योंकि आपकी जिंदगी से बहुत अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ सवाल, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। और आपके जेहन में कोई सवाल है तो वो भी लिखिएगा या पूछिएगा, बिना एकदम हिचक के। जैसे अभी तो थोड़ी देर पहले जो हम लोग एग्जाम्पल दे रहे थे बिहार पुलिस वाला, तो उसमें ये मान लेना कि भगवान का मतलब चाहत था तो हुआ फलाने का सिलेक्शन, भगवान का चाहत नहीं है तो नहीं हुआ सिलेक्शन। ये एक आदर्शवादी सोच है। लेकिन भौतिकवादी सोच, हम फिर सीट का एनालिसिस करते हैं, फिर बताते हैं कि नहीं ये जो सीट का कमी था जिसके चलते का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये भौतिकवादी सोच है। मतलब भौतिकवादी सोच में हम लोग थीसिस और एंटीथीसिस लगाते हैं, फाइनली हम लोग एक सिंथेसिस पर एक रिजल्ट पर पहुंचते हैं। ठीक है। और कोई बताएगा कि हम बढ़े आगे? यथास्थिति जो व्यवस्था कायम है, उस व्यवस्था को कायम रहने के लिए और जिस प्रकार की आइडिया की जरूरत है उससे आदर्शवाद करेंगे। जो स्थिति बना हुआ है उस स्थिति को बनाए रखने के लिए और उसको चैलेंज करते हुए कि नहीं स्थिति सही में गलत है, ताकि लोग जिस तरह का असमानतापूर्ण समाज है हमारा, जिस तरह से डिवाइड है, उस असमानतापूर्ण समाज को बदलने के लिए अगर कोई विचारधारा होगी या दर्शन होगा तो भौतिकवादी दर्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा। आदर्शवादी, जब हम बात करते हैं आदर्शवादी, तो इसका क्या मतलब निकलता है? क्या ये मतलब निकलता है कि कुछ वैसा चीज जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको छू नहीं सकते, जिसको देख नहीं सकते, निकलता है? मतलब कोई ऐसा सिचुएशन जो सही में अभी है नहीं, जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। ऐसा चीज जो काल्पनिक हो, जो आदर्शवादी हो। अब जैसे हम ये कहें कि कल हम इंडिया को ऐसा बनाएंगे कि यहाँ गरीब नहीं रहेंगे, अमीर नहीं रहेंगे, सारी चारों तरफ शांति हो, ये सोच सकते हैं? सोच तो सकते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ये सोचना और सही में वही होना, इन दोनों में अंतर है? बहुत सपना हम देख सकते हैं, लेकिन सपना क्या हकीकत होगी, ये चीज। अब इसी को लेते हैं आपके जिंदगी पर, एकदम आप सबसे लोवेस्ट लेवल पर लेके जाइए आपके जिंदगी पर। मान लीजिए
कोई एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, और ये व्यक्ति जो है, इसको ये कहा जाता है कि तुम्हें किसने पैदा किया? भगवान ने। फिर उसी बात पे हम ला रहे हैं आपको। एक ये कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ये तुम गलत बोल रहे हो, हमारा जन्म जो है ना भगवान से हो ही नहीं सकता। हमारा जन्म जब भी होगा तो हमारे माता पिता के सहयोग से ही हो सकता है। और ये कौन बताता है? जीव विज्ञान। अब आते हैं आपको लेकर के, तो कहने का मतलब दो तरीका हमारे पास है। एक ये कहना कि हमें भगवान ने बनाया, और दूसरा तरीका ये कि नहीं, जीव विज्ञान के कंसेप्ट के द्वारा, उसके सिद्धांतों के द्वारा हमारा जन्म होता है। मतलब माता पिता का विवाह हुआ था, विवाह के बाद उनका जो हुआ, उसके बाद हमारी जन्म हुई। कहाँ तीसरा है भगवान? कहाँ है तीसरा है कहाँ तीसरा है भगवान? अब सवाल उठेगा आपके दिमाग में कि ये कैसे कर रहे हैं? भगवान माता पिता का मिलन तो भगवान की कृपा से ही हो गया होगा, ये कैसे हो सकता है कि नहीं हुआ होगा? अब हम आपको लेते हैं कोशिका के बारे में। नाम आप लोगों ने सुना होगा, सेल, ऑफ कोर्स। सेल के बारे में। सेल को कहते हैं कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, यूनिसेल। अब बताइए कि जिंदगी की शुरुआत जीव विज्ञानी कहते हैं कि कोशिका से हुआ, और एक तरफ ये कहते हैं बाबा लोग का मतलब हिंदू धर्म को हम नहीं कर रहे हैं, सारे बाबाओं की बात कर रहे हैं, सभी धर्म के बाबाओं की बात कर रहे हैं। बाबा मुल्ला जी जो भी होते हैं, और ये क्रिश्चियन में जो भी हो, पादरी, वो क्या कहते हैं कि बेटा नहीं, ये सेल उनका बात छोड़ दो। जो अल्लाह थे, जो ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, वो कृपा किए इसलिए तुम पैदा हो। एक वो चीज, और दूसरी चीज ये कह रहा है कि नहीं, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। एक वो तरीका है कि हम कहते हैं कि नहीं, हमारा ये जितना ये बड़ा शरीर है, ये कोशिकाओं का मेल है। और जब पैदा हुए तो उसके बारे में बायोलॉजी वाले थोड़ा सोचें, और सब लोग सोचें कि क्या जो पैदा होने की हम बात करते हैं, बिना 6-9 महीना माँ के पेट में रहे हो जाते हैं? नहीं। और उस 9 महीने में उसी सेल का डेवलपमेंट होता है ना, उसी सेल का डेवलपमेंट होता है। उस 9 महीने में एक बच्चा तैयार होता है, और उसके बाद वो माँ के पेट से पैदा होता है। एक ये दर्शन है, जिसको क्या कहते हैं? वैज्ञानिक दर्शन। अब रोज देखते हैं कि एक माँ के बच्चा से एक माँ के पेट से एक बच्चा पैदा होता है। क्या ये भी देखते हैं कि भगवान जी कृपा कर रहे हैं? क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम इस साइंस के विचारधारा को मानते हैं कि इस विचारधारा को मानते हैं? अगर साइंस के विचारधारा को मानते हैं, तब हम ये कहेंगे कि आप बिल्कुल बाबा जी झूठ बोल रहे हैं। अगर ये सेल नहीं होता तो हमारी जिंदगी नहीं होती। अब बात आती है सेल के अंदर जाने की। फिर अंदर जाइए, फिर इसके अंदर जाइए, आपको ये सवाल थोड़ा सा कौंधाएगा कि जिंदगी कैसे बनी, उसका भी निदान उसी सेल में। सेल को हमारा भी एक सवाल है, हम बूढ़े बुजुर्ग आदमी हैं, इसलिए हमारा भी एक सवाल, परमिशन होगा तो हम बोलेंगे, क्योंकि आप समाज उसको दादा लिख लीजिएगा, ठीक है? नहीं, आदेश दीजिएगा तब बोलेंगे। लास्ट में क्वेश्चन आंसर का सेशन रहेगा, उसमें देंगे जवाब आपको। जैसे सेल हुआ, युवा के बीच हम लोग का कुछ चारा है। सेल जैसे मान लीजिए कि हम कोशिका कह रहे हैं, ठीक है? अब कोशिका को मान लीजिए कि हमें विश्लेषित करना है, तो क्या कोई बताएगा कि कोशिका किन किन चीजों की बनी है, किस किस केमिकल्स का बना हुआ है? हम उस केमिकल्स पे आपको ले जाना है। प्रोटीन। क्या उसमें ऑक्सीजन भी है? यस। हाइड्रोजन भी है? क्या हम ये कह सकते हैं कि ये एक केमिकल कंपाउंड है? क्या बिना केमिकल का वो बना है? नहीं। अब हम ये कहते हैं कि ये एक जीव बनी। जीव कब बनी? जब कोशिका का पूरा विभाजन हो गया, और जब आप एक बच्चे के रूप में माँ के पेट में आ गए। उससे पहले ये सेल
किससे बनी है? केमिकल कंपाउंड से बनी। वो केमिकल कंपाउंड क्या था? क्या उसमें भी जीव था? नहीं था। अब जैसे मान लीजिए हम H2O का बात उस समय की, पानी का बात की। अब इसमें H को अलग कर दीजिए, O को अलग कर दीजिए। ठीक है, कर दिए। करने के बाद क्या वाटर है? अब तो ये पानी नहीं है, लेकिन जैसे ही कॉम्बिनेशन हुआ तब क्या हो गया? वाटर हो गया। तब क्या हुआ? पीने लायक हो गया। तब क्या हो गया? रहने लायक हो गया। तब क्या हो गया? नहाने लायक हो गया। तब क्या हो गया? बहुत सारे जीव जंतुओं के पैदा होने का एक ये साधन स्थान बना। समझ में आ रहा है ना? अब इसी तरीके से सेल वाले कंसेप्ट को आप अपनाइए। सेल कैसे बना? एक निर्जीव चीज से बना। वो क्या है? निर्जीव चीज, उसको क्या कह सकते हैं आप? भौतिक वस्तु कह सकते हैं। Yes. इंग्लिश में अगर हम उसको कहें तो मैटर कह सकते हैं ना। पदार्थ, ठोस, द्रव और गैस। एकदम इजीली समझिए, एकदम बेसिक साइंस बता रहे हैं आपको। एकदम बेसिक साइंस आपको बता रहे हैं। ठोस, द्रव और गैस। और कनाद मुनि का नाम आप लोगों ने सुना होगा, क्षितिजल, पावक, गगन, समीर। इसी 5 एलिमेंट से पूरा संसार, पूरा विश्व बना। एटम का बात भी आप लोगों ने सुना होगा। तो अब इस बायोलॉजी का जो हम बात कर रहे थे, तो इस सेल को बनने में बहुत सारे केमिकल्स मिले। केमिकल्स कहाँ से आए? आपके नेचर से आए ना, प्रकृति से आए। उसी को हम कह रहे हैं कि ये पदार्थ है। अब सवाल ये उठा कि हम उस पदार्थ के बदौलत हैं या भगवान के बदौलत? पदार्थ के बदौलत। अगर वो सेल नहीं बना होता, उसमें वो केमिकल कंपाउंड्स नहीं मिले होते, तो क्या हमारी इस जिंदगी का निर्माण होता? और मान लीजिए उस सेल को हम हटा दिए, कौन भगवान है जो आपको पैदा करेंगे? बताइए, बताइए। अगर इस सेल को हम छोड़ दें, सेल को हमें नहीं लेना है, और ये सेल बना कैसे? ये एक भौतिक पदार्थ है जिसका केमिकल रिएक्शन हुआ, जिसकी बदौलत एक हाइड्रोजन बना। अब हाइड्रोजन को भी तोड़िए आप, तब बहुत सारे उसमें एटम्स आएंगे, मॉलिक्यूल्स आएंगे, इलेक्ट्रॉन। अब ये कैसे बने? तब आ जाइएगा, बिग बैंग थियरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। हिग्स बोसॉन, बिग बैंग थियरी। मतलब इस यूनिवर्स का उत्पत्ति कैसे हुआ? क्या ये भगवान की किसी कृपा है नो, या ये केमिकल रिएक्शन था? केमिकल रिएक्शन। अब जब वो केमिकल रिएक्शन था, इस ब्रह्मांड, इस अर्थ जो जिसे आप पृथ्वी कहते हैं, ये कैसे पैदा हुआ? ये गैस का एक गोला था पूरे ब्रह्मांड में। और पूरे ब्रह्मांड में कितने गैस के गोले हैं, क्या अंदाजा है? लिमिट है उसका। अब जब लिमिट नहीं है, और ये हम जानते हैं कि सेल से हमारी जिंदगी शुरू हुई, और वो भी सेल क्या है? उसके जब तह में जाते हैं तो एक मैटर है, एक केमिकल है। वो 3 फॉर्म में हो सकती है, ठोस, द्रव और गैस में। उसी के कॉम्बिनेशन से हमारा पूरा ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। अब पहला चीज ये है कि हमारे पास 2 तरह के हथियार आए, टूल्स आए। टूल्स क्या होता है भाई? टूल्स क्या होता है? अब इमेजिन कीजिए कि एक वैसा सोसाइटी जिसमें कोई भी चीज जानने की हमारे पास हथियार नहीं था। अब मान लीजिए कि आपका वो दौर याद कीजिए जिसमें आप पैदा हुए। एक ऐसे फेज के बारे में आप इमेजिन कीजिए जिसमें माइक्रोस्कोप नहीं था, दूरबीन नहीं था, ठीक है? और एक ऐसा फेज याद कीजिए जिसमें सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए क्या होता है? माइक्रोस्कोप। और एक होता है टेलीस्कोप। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये चीजें आपके पास नहीं होती तो कैसे जानते? नहीं जानते, नहीं हो पाता। तब आप उस फेज के बारे में याद कीजिए जब ह्यूमन बीइंग है, मानव जाति की शुरुआत हुई होगी। उसके बारे में थोड़ा दिमाग लगाइए कि क्या उस समय हमारे पास टेलीस्कोप था? नहीं था। क्या हमारे पास उस समय माइक्रोस्कोप था? तब सवाल ये उठता है कि जब हमको ये जानना है कि ये सेल कैसे बना या हमारी पृथ्वी कैसे पैदा हुई, तो उसके लिए हमारे पास कुछ हथियार होने चाहिए।
तभी ये संभव है जानना, ये तभी संभव है ना कि हम जानेंगे, तब फिर हम आपको लेके चलेंगे कि जब हम शुरुआती दौर में आए तो हमारे पास हथियार कैसे थे। अब जान रहे होंगे धनुष, बाण और तीर और कमान। शुरुआती दौर में जब हम पैदा हुए, सोसाइटी बनी, तो एक अलग प्रकार की हथियार बनी। तो हम अभी जो यहाँ क्लियर करना चाह रहे थे, तो ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं कि हमारा जिंदगी इस भौतिक पदार्थ का देन है, न कि किसी भगवान का। इतना क्लियर हुआ। अब ये हमको एक जवाब दीजिए कि जैसे हमने कहा भौतिक पदार्थ, सेल की बात हमने की, इसमें केमिकल्स का बात हमने किया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, 50 तरह। कुछ गैसेज का नाम है जिसको कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ। कौन कौन गैसें हैं? एक हम आपसे सवाल कर रहे हैं, कौन सी ऐसी गैस है जिसको कहते हैं कि हमारे लाइफ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है? मान लीजिए आपका ऑक्सीजन हम आज बंद कर दें, इस विश्व में कौन से ऐसे भगवान है जो आपको जिंदा कर देंगे? सवाल उठता है ना कि अगर ये गैस नहीं होती, अब हम कहाँ ले जा रहे हैं आपको? जैसे सेल का हमने कहा, अब सेल का जो केमिकल्स है उस केमिकल्स को हटा दीजिए, लाइफ खत्म। अब इसी खत्म को थोड़ा पलटिए शुरू में। क्या ये होता नहीं होता तो क्या आपकी लाइफ शुरू होती? नहीं। अगर ये नहीं होता तो आपकी लाइफ शुरू नहीं होती। मतलब पदार्थ पहले आया कि आप पहले आए? पदार्थ। उसी पदार्थ का रिजल्ट आप हैं, उसी पदार्थ का रिजल्ट आप है ना। ये ह्यूमन बीइंग किसका रिजल्ट है? इस सेल का रिजल्ट है। इसी का सेल डिवीजन हुआ, और डिवीजन जब हुआ तो आप एक प्राणी के रूप में पैदा लिए। तब सवाल उठता है कि पदार्थ पहले कि हम पहले? पहले पदार्थ। तो सुप्रीम कौन हुआ? पदार्थ। पदार्थ कैसा है पहले, अब ये बताइए पदार्थ कैसा है? वही तो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जैसे सेल की आपने बात की, जो कोशिका, एकदम कोशिका से समझिए, कोशिका का क्या कंपोजिशन है? कोशिका में कुछ रासायनिक पदार्थ हैं। अब रासायनिक पदार्थ को आप उसको फिर से तोड़िए, उस रासायनिक पदार्थ में सबसे बेसिक जो आएगा वो हिग्स बोसॉन आता है। हिग्स बोसॉन को और सारे जो मॉलिक्यूल्स को आप मिलाएंगे तो एक एटम बनेगा। एटम बनेगा ना। एटम को पूरा जब मिलाएंगे तब एक फिर कोई फॉर्म बनेगा, चाहे गैस बने, चाहे ठोस बने, चाहे गैस बने, चाहे द्रव्य बने। अब हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि ये सारा मैटर, ठोस, द्रव्य, गैस नहीं होता तो क्या सेल बनता? और जब सेल नहीं बनता तो हमारा लाइफ कैसे बनता? बस सिंपल वही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये हुआ ना, अगर इसको हम सेल को कहें मैटर, तो मैटर पहले आया ना और हम बाद में आए। और जब मैटर पहले आया, मैटर सिंपली समझिए ठोस, द्रव्य, गैस, और ठोस, द्रव्य, गैस का ही नतीजा है सेल, कोशिका। उसके बिना क्या बन जाता? नहीं बनता। अब कहने का मतलब ये है कि जब हम ये लड़ाई करते हैं कि पहले हम आए कि पहले ये सेल आया, तो कहेंगे ना कि सेल आया। बाद में पूछ लीजिएगा। सेल से पहले क्या आया? इसको बनाने वाला कंपाउंड, जो केमिकल कंपाउंड है, वो आया। तब सवाल ये आएगा या जवाब ये आएगा कि हम रिजल्ट हैं इन सारे पदार्थों का। अब दूसरा पूछेगा कि हम तो भगवान के रिजल्ट थे, तो ये पदार्थ कहाँ से आए? अब आप बताएंगे कि पहले पदार्थ है कि पहले भगवान है, या पहले पदार्थ। तब ये बात आती है कि हम किसके रिजल्ट हैं, हम किसके परिणाम हैं? उस पदार्थ के ना, उस पदार्थ के ना, या उस ब्रह्मा के जिसके चारों पैर से पैदा हुआ, पांचों पैर से पैदा हुआ। अब यहाँ से फिर आगे बढ़िए। इसको कहते हैं भौतिकवादी दर्शन। वह दर्शन जो यह मानता है कि भौतिक पदार्थों की वजह से हमारी उत्पत्ति हुई, वह है भौतिकवादी दर्शन। हम वामपंथी लोग भौतिकवादी दर्शन को मानते हैं। क्यों मानते हैं? इसलिए कि एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसको किसी भी परिस्थिति में एक्सपेरिमेंट कीजिएगा तो एंड रिजल्ट वही होगा। एंड रिजल्ट क्या होगा?
अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का अमेरिका में एक्सपेरिमेंट कीजिए तो ऑक्सीजन ही तो रहेगा, ऑक्सीजन ही तो रहेगा कि वो हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन रहे। ऑक्सीजन रहेगा। सिंपल चीज हम यही बता रहे हैं कि जब ये बात छिड़ती है कि सबसे पहले हम आए या पदार्थ आया, तो पदार्थ आया तब हम आए। और उसका एक और एग्जांपल ले लीजिए कि मान लीजिए ऑक्सीजन आपका रोक दिया जाए, ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है? इस नेचर से आ रहा है ना, पेड़ पौधों से आ रहा है, और उस ऑक्सीजन को रोक दिया। अगर आप कहते हैं कि हम पहले पैदा हुए, हमारे अंडर में सारा कंट्रोल है, कितना दिन जिंदा रहेंगे बिना ऑक्सीजन के? और उस समय याद करेंगे भगवान जी आइए, नहीं भगवान जी नहीं, ऑक्सीजन का एक सिलेंडर बचाएगा आपको। दुर्गा माता और दुर्गा माँ नहीं बचाएंगी। मतलब उसी भौतिकवादी या कर सकते हैं उस मैटर के आप रिजल्ट हैं। उस मैटर के बिना जिंदा नहीं रह सकते। और वो मैटर जब आपके शरीर से डिसइंटीग्रेट होता है, चाहे अलग होता है, तो क्या होते हैं आप, क्या कहते हैं उसको? ऊपर चले गए। एकदम सिंपली समझिए, हम कहीं भी इसमें वेद और उसकी बात नहीं कर रहे हैं, एकदम लेंदी प्रोसेस की बात नहीं कर रहे हैं, एकदम सिंपल चीज आपको समझा रहे हैं कि आपके उंगली काटने से ब्लड निकलता है। ब्लड क्या है? ब्लड सेल्स है और कुछ और है। अब ब्लड सेल्स दूसरे को फिर देते हैं तो उसका स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, आपसे निकालते हैं तो आप कमजोर हो जाते हैं। कहाँ है भगवान और भक्त का रोल यहाँ? वही चीज हम बता रहे हैं कि इस तरीके से हम पैदा हुए। हम जब पैदा हुए तब क्या हुआ? क्या हम इसी अवस्था में जैसे आज एकदम शर्ट पैंट पहन के बैठे हैं, एकदम वेल तरीके से बैठे हैं, क्या इसी रूप में पैदा हुए? नहीं। जब पैदा हुए तो कोई बताए हमारा एंसेस्टर कौन है? कौन है हमारा एंसेस्टर? एप्स। और बताइए, बोलिए बोलिए, हिचकिचाइए मत। बंदी। एक जानवर कह सकते हैं, एक बंदर कह सकते हैं, कुछ भी कह लीजिए। नरवानर। हमारा पूर्वज अगर हम कहते हैं तो कौन है? चिंपैंजी कहा जाता है। अब चिंपैंजी मान लीजिए, एक एग्जांपल हम लेते हैं, कैसे बना होगा? उसी सेल का नतीजा है ना। अब देखिए, एक चिंपैंजी बना, परिस्थितियों ने उसे बनाया। अब परिस्थितियों की बात हम करते हैं। एक तरफ आप हैं ह्यूमन बीइंग या चिंपैंजी, जिसमें हम कहते हैं कि जीव है, ठीक है। एक व्यवस्था वो है जिसमें मैटर है, आपके आसपास की चीजें, जैसे आपके आसपास की सारी जो चीजें हैं। और मान लीजिए कि ये आपके आसपास की चीजें नहीं होती, ये आपके आसपास की चीजें नहीं होती। जैसे आपको पेन चलाना है, ठीक है, तो आपको कॉपी ये नोटबुक दिया गया, ये आपकी जरूरत है। अब इस जरूरत को आपको पूरा करना है, कैसे पूरा करेंगे? जब मान लीजिए सेल डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन के बाद आपको उस रूप में एक जिंदगी मिली, जिसको जिंदगी आप कहते हैं। कुछ प्रयास करेंगे, ये भी है आपके पास ना। यहाँ से एकदम सोचिए, पेट है और पेट का भूख मिटाना है। अब जैसे आप यहाँ पे बैठे हुए, कोई भी खाना आपको नहीं दे रहा है। जैसे सियाचिन ग्लेशियर में जो सैनिक होते हैं, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि अगर खाना नहीं मिले तो कोई जानवर भी मिले तो उसको मार के खा लो। भूख मिटाना और सरवाइव रहना सबसे पहली जरूरत है, मरना नहीं, ठीक है। तब क्या करता है? सिचुएशन में बदलाव करता है अपने, और सांप या बिच्छू किसी चीज को मार के वो खा लेता है। जिंदा रहना है पहले, हाथ पैर चलाता है, हाथ पैर चलाता है, किसी को मार के वो खा लेता है, जिंदा रह जाता है। उसकी वो जरूरत है, उसकी वो जरूरत है। जब चिंपैंजी अपने रूप में आया, इसको भी भोजन की जरूरत पड़ी होगी। हम कल्पना की बात नहीं कर रहे हैं, रिमेम्बर, ये आज भी साक्ष्य मिलते हैं, ये आज भी मिल रहे हैं, ठीक है। तब हमने प्रयास किया होगा। अब मान लीजिए इस मैटर को हम कहें नेचर, क्या कोई दिक्कत होगी समझने में? प्रकृति, क्योंकि अभी तक आप समझ गए हैं कि पहाड़, नदी, ये सब आपके पहले की चीजें हैं। ये केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपाउंड की वजह से ये सारी चीजें बनी हुई हैं। अब आप क्या करेंगे? वो कहाँ से मिटाएंगे? लिख लीजिए, हाँ भी लिख लीजिए, ठीक है। इसको आप कैसे मिटाएंगे?
तब फिर प्रकृति से इंटरेक्ट करेंगे ना, अंतःक्रिया करेंगे, कुछ प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमको कुछ खाना है, तो क्या करते हैं हम? एकदम इनिशियल लेवल पे जाकर सोचिए क्या करते होंगे, सोचिए जरा, कोशिश कर रहे होंगे। मान लीजिए कि उस समय हम 4 पाँव के जानवर चिंपैंजी की अगर हम बात करें, कोशिश कर रहे होंगे, और ये हमारा मेरुदंड है, बैकबोन, जिसको बैकबोन हम देखते हैं कि सीधा, ये लंबा है, ये छोटा है। उस समय जब इस पोजीशन में आप होंगे तो इस, जैसे गिलहरी को देखते हैं, गिलहरी को ले लीजिए एकदम, चलती है चारों उसी हाथ पैर से, जरूरत पड़ता है तो 2 पाँव पे ऐसे खड़ी हो जाती है, और दो ऊपर वाले उससे क्या करती है, सेम पोजीशन आपका। उस समय की बात करना है जो 7 लाख वर्ष पूर्व की बात है, आज की बात हम नहीं कर रहे हैं। उसमें हमने क्या अटेम्प्ट किया कि अब धीरे धीरे ऐसे ऊपर उठना शुरू किए, कोशिश की कुछ हमको जब महसूस हुआ कि भूख लगी, तो उस भूख को मिटाने के लिए हमने कुछ प्रयास करना शुरू किया। और उस प्रयास में आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मान लीजिए एक बंदर है, एक मंकी है, ठीक है, किसी पेड़ पर चढ़ गया, और उसकी आदत होती है कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर दौड़ दौड़ के, ऐसे जल्दी वो नीचे नहीं उतरता है जब तक उसको खाना नहीं मिले। जब खाना की कमी होती है तब क्या करता है, नीचे उतरेगा, दूसरे पेड़ पे भागेगा, चाहे लोगों के जिधर घर है उधर भागेगा, जनरली वो पेड़ से नहीं उतरेगा। जब नीचे आता है तो फिर खोजता है कहाँ मिलेगा, कुछ भी खाने को कहाँ मिलेगा, उस रूप में वो फिर प्रयास करता है। क्या किया उसने कि जब मान लीजिए पेड़ पौधों पर कुछ नहीं मिला तो नीचे उतरने की कोशिश किया, इस तरीके से कोशिश में उसने कुछ चीजों को खाने का प्रयास किया, अपना भूख मिटाने का प्रयास किया। प्रयास करेगा तो देखिए 2 चीज होगी, कुछ चीजें मिलेंगी, और उसमें क्या करेगा, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करेगा, हाथ पैर चलाएगा। याद कीजिए बच्चा जब पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है क्या करता है, हाथ पैर इधर उधर मारता है, घुमाएगा, एनवायरमेंट से अपने आप को बैठाएगा, फिर हाथ पैर ऐसे ऐसे चलाते सारा चीज उसका डेवलप होता है। माँ बाप क्या करते हैं, उसको एडजस्ट कराते हैं एनवायरमेंट में कि भाई ये पकड़ो, ऐसे करो, ये पेन ऐसे पकड़ो। पढ़ने वाले बच्चा का एग्जाम्पल आप लीजिए कि अगर उसको पेन ऐसे नहीं पकड़ाया जाए बचपन में, तो क्या वो 7 साल का हो जाएगा तो पकड़ लेगा, शरीर को एडजस्ट करता है। इस तरीके से ये काम करते करते उसने सीखना शुरू किया। ये सीखने की जो प्रोसेस है वो कैसे आई, बचपन में क ख ग घ सिखाया गया, उसके बाद सब बनाना सिखाया गया, उसके बाद आप बड़ा बड़ा बुक्स आज पढ़ते हैं। तो एक दिन में हुआ, एक दिन में तो नहीं हुआ। अब इसको धीरे धीरे इंटरेक्ट कर रहा है वो नेचर से। ये जीव जो था या चिंपैंजी जो था, आपके पूर्वज जो थे, ये नेचर से धीरे धीरे इंटरेक्ट करना शुरू किया। इस दौरान क्या हुआ, उसकी भूख मिटी, और दूसरे तरफ वो कुछ नॉलेज प्राप्त किया। नॉलेज जब प्राप्त करेगा तब क्या होगा, इंटरेक्ट करने के बाद ये तो उसको पता चला ना कि अगर मान लीजिए पेड़ पर कोई चीज है तो उसको तोड़ के खा सकते हैं, या ये बात आया होगा कि अगर वो नहीं पकड़ा रहा है, मान लीजिए वो नीचे नहीं पकड़ा रहा है, वो पेड़ पे नहीं चढ़ सकता, तब क्या प्रयास किया होगा, स्टिक से मारते हैं, पत्थर चलाया होगा। अब बेसिक जो बुक है उसमें देखे होंगे कि सबसे पहले पत्थर चलाया तो देखा कि अरे उस पर तो लग गया, और लगने के बाद वो फिर वहां से गिर गया। तब वो जाना कि अगर पत्थर से किसी फल पर मारेंगे तो गिर सकता है। एक नॉलेज उसके पास आई, इस तरीके से उसी खोज में, रिमेंबर, उसके खाने की जरूरत ने ये सारी चीजों को पैदा किया। फिर आगे बढ़ा, इस तरीके से डिफरेंट टेक्निक्स उसने सीखना शुरू किया। मतलब हमारा दिमाग डेवलप होना शुरू हुआ, और दिमाग जो डेवलप होना शुरू किया तो ये हम जान गए ना कि अगर एक पत्थर से हम किसी फल पर मारेंगे तो फल गिर के नीचे आएगा और उसको इजीली हम खा सकते। मतलब
क्या डेवलप किया? औजार। औजार का विकास। औजार का विकास इस तरीके से हुआ, वो किस चीज से प्रभावित था? आपके पेट से प्रभावित था ना। अब एक चीज देखिए कि औजार का विकास आपकी आवश्यकता के हिसाब से पैदा हुआ, इसी के साथ साथ आपका सोच भी तो डेवलप होना शुरू हुआ। सोच कैसे डेवलप हुआ? इस तरीके से जब आप प्रकृति से इंटरेक्ट करना शुरू किए, अंतः क्रिया करना शुरू किए, तब आपका सोच डेवलप हुआ कि हम औजार बना सकते हैं। अब सोचिए कि जब औजार बनाने की उसके दिमाग में बात आई, तो ये भी बात आई होगी कि कुछ अच्छा भी हथियार बना सकते हैं, एक अच्छा भी हथियार बना सकते हैं, ये भी बात दिमाग में आएगी। तो सवाल ये उठता है कि पहले पदार्थ आया कि पहले चेतना? पहले पदार्थ। चेतना एकदम क्लियर हो रहा है ना कि बिना पदार्थ के चेतना नहीं आ सकती है। और जो ये पूरा बॉडी है, जो ब्रेन हम जिसको कहते हैं, जिसमें चेतना आप कहते हैं कि चेतना है, कॉन्शियसनेस, इंग्लिश में इसको कॉन्शियसनेस कहते हैं, चेतना कहते हैं। वो चेतना कैसे डेवलप हो रही है? वो चेतना इसी से इंटरेक्ट होकर हो रही है ना, उसी से आप डेवलप कर रहे हैं। तब धीरे धीरे वो चेतना जो आपकी बढ़ रही है, वो इस मैटर से इंटरेक्ट करके, इस प्रकृति से इंटरेक्ट करके बढ़ रही है। और इस तरीके से आप में एक क्या होता है? सोच पैदा हो जाती है। तब एक सवाल ये उठता है कि पदार्थ पहले कि सोच पहले? पदार्थ पहले। अब आइए फिर आदर्शवादी दर्शन पर, फिर एक बार लाते हैं आदर्शवादी दर्शन पर। आदर्शवादी दर्शन, एक बात क्लियर हो गया कि पदार्थ की वजह से हमारी सोच है, हमारा दिमाग है, हमारा शरीर है, और ये सारी चीजें हैं। अब आदर्शवादी दर्शन कहता है कि ये दुनिया माया है, इसे भगवान ने बनाया है। ये दुनिया माया है और इसे भगवान ने बनाया है। मतलब ये भगवान का बनाया जाना एक विचार है, एक बहुत बड़ा विचार है, जिसके हिसाब से पूरे ब्रह्मांड को भगवान ने बनाया है। उसमें चाहे आप ऊंच हैं, चाहे नीच हैं, चाहे गरीब हैं, चाहे अमीर हैं, आप उसी तरीके से गाइड होते हैं। तब पदार्थवादी या भौतिकवादी पूछता है कि पूरे यूनिवर्स में 10 के पावर 11 गैलेक्सीज हैं। गैलेक्सीज का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उसमें एक गैलेक्सी आकाश गंगा है। उस आकाश गंगा में 10 के पावर 11 तारे हैं। उस एक में, उस सब में एक तारा है सूरज, उसकी एक ग्रह है पृथ्वी। भगवान कहाँ है? बता दो, हमको एक्सपेरिमेंट करना है। वो कहता है कि हमको एक्सपेरिमेंट करना है। ये भौतिकवादी जो है वो कहेगा कि एक्सपेरिमेंट करना है हमको। तब आदर्शवादी कहेंगे कि यार विचार है, इसको मान लो, विश्वास करो ना केवल कि भगवान है, केवल विश्वास कर लो, सवाल नहीं करते भगवान के नाम पे। ये कौन कहेगा? आदर्शवादी। ये आदर्शवादी कहेगा। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम कहें कि भगवान का विचार पहले, भगवान पहले, तो फिर हम कैसे कहेंगे कि प्रकृति पहले, पदार्थ पहले और सेल पहले? तब तो सेल के बिना भी हम जीवित रह सकते थे, सेल के बिना भी जीवित रह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कहते हैं कि सबसे पहले विचार आया होगा भगवान के, अल्लाह के मन में। और ईसाई वाले क्या हैं? फादर नहीं, फादर। यीशु के मन में, यीशु के मन में उनके अंदर विचार आया होगा कि ऐसा समाज पैदा करो जिसमें ऊंच नीच होंगे। क्या ऐसा कहते हैं? वो नहीं कहते, नहीं है, लेकिन आपको समझना है। अब ऐसा आदर्शवादी कहते हैं कि विचार आया होगा, जिसके विचार के हिसाब से पूरा ब्रह्मांड बनाया गया। अब तो भाई बड़ी संकट की बात है कि ब्रह्मांड पहले बनाया गया, पहले ह्यूमन बीइंग आए, पहले व्यक्ति आए, कि पहले पदार्थ आया? पदार्थ। अब जब पदार्थ आया तो हम ये कैसे कहें कि पहले विचार आ गया, चेतना आ गई? तो सवाल उठता है ना कि पहले चेतना की पहले पदार्थ? पहले पदार्थ। पहले पदार्थ। और यहीं पे ये विचारधारा, ये दर्शन ध्वस्त होने लगी कि नहीं, आदर्शवादी दर्शन विचार पहले नहीं आया। ये विचार की धारा या विचारधारा पहले नहीं आई। जब तक हम प्रकृति से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, जब तक हम अपने खाने पीने की खोज नहीं करते हैं, सोचते नहीं हैं,
तब तक क्या होगा, तब तक एक विचार नहीं आ सकता। मतलब ये विचार, ये चेतना किसकी नतीजा है? मैटर, भौतिकवाद का नतीजा है। अब आते हैं कि सोसाइटी कैसे बने। एकदम चीजों को हम आपको लिंक करके पहले बता रहे हैं। अब सोचिए कि एक तरीका हमने बताया सेल है, ठीक है, ये सेल का डिवीजन होता है। डिवीजन के बाद आप ह्यूमन बीइंग बनते हैं। आपकी भूख लगती है, आपको भूख लगती है। भूख के दौरान आप क्या करते हैं? खाना पीना खोजते हैं। खाना पीना जब खोजते हैं तो प्रकृति से आप क्या करते हैं? अंतःक्रिया करते हैं। अंतःक्रिया करने में आप प्रकृति का जो रहस्य है वो समझना शुरू करते हैं। अब मान लीजिए कि हमको एक नुकीला हथियार बनाना है, तो क्या करते हैं? जैसे एक पत्थर लेते हैं, ठीक है, पहले क्या किए? पत्थर से फल को मारे। अब हम सोच रहे हैं कि अगर इसको किसी टहनी से अगर तोड़ा जाए तो कैसा रहेगा। ये कैसे विचार आया? ये विचार आया आपके पास ना? ये विचार यहाँ से आपके जरूरत से पैदा हुआ। तब आपने क्या किया कि एक टहनी डेवलप किया, टहनी बनाया, किसी पेड़ के पौधे के टहनी को तोड़ करके उसको फल को तोड़ना सीखा ना। एक टूल्स बनाया ना, हथियार बनाया ना, जिसके बदौलत हमारी भूख मिट रही है। अब सोचिए कि ये प्लांट हुआ, ह्यूमन बीइंग बना, और उसी के दौरान हम क्या बनाए? औजार बनाए। औजार किस लिए बनाए? हम अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए बनाए। अब मान लीजिए कि हमारा औजार उस समय केवल इतना तक सीमित था कि वो हमारे भूख को मिटा सके। शुरुआती दौर का औजार कहाँ तक सीमित था? हमारे भूख को मिटाने तक। और ये औजार सफिशिएंट नहीं था कि हम इतना पैदा कर सकें कि हम फ्यूचर के लिए रिजर्व रखें। रिमेंबर, अगर मान लीजिए हम पत्थर से एक फल तोड़ के खा रहे हैं, तो इतना बड़ा बड़ा पत्थर कितना उठा के हम जमा करेंगे पेड़ पौधे, ये फल को? हम बस भूख मिटाएंगे। क्या पत्थर के हथियार से प्रकृति के रहस्य को जानना संभव था? इतना जरूर संभव था कि पत्थर से मार करके हम फल गिरा सकते हैं। लेकिन ये किसके बदौलत हुआ? ये पत्थर बना कैसे? हम बने कैसे? क्या माइक्रोस्कोप के डेवलपमेंट से पहले, टेलीस्कोप के डेवलपमेंट से पहले ये संभव था? नो। हम बताना चाह रहे हैं कि धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई। हम बताना चाह रहे हैं कि धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई। अब ये औजार ज्यादा डेवलप नहीं थे, और आए दिन तूफान आता था, आए दिन वर्षा होती थी, आए दिन तरह तरह के प्राकृतिक आपदा आते थे। अब सवाल ये खड़ा हुआ उनके दिमाग में कि ये हो कैसे रहा। आज के दिन में भी अपना याद कीजिए, जब तूफान आता है, जब डिजास्टर आता है, तो क्या कहते हैं? महाकाल ने प्रलय लाया है। मतलब ये कौन कह सकता है? आदर्शवादी। या वो कहेगा जिसको जानकारी है कि भूकंप कैसे आता है। दो ही लोग होंगे। एक वो कहेगा आदर्शवादी, जो ये कहेगा कि नहीं, ये महाकाल जो है ना, रुद्र बाबा गुस्सा गए, इस वजह से ये पूरा आ गया है। हम धर्म की वो नहीं कर रहे हैं, ये समझिएगा। और भौतिकवादी क्या कहेगा कि नहीं, जो भूकंप आता है उसके पीछे रीजन ये है कि धरती के ऊपरी परत के नीचे बहुत सारी चीजों का रिएक्शन होता है। 3 परत होते हैं, और उस परत के दौरान, उस परत में एक लिक्विड का भी परत है, और जहां ऊपरी सतह कमजोर पड़ता है वहां से वो क्या करता है? निकलने लगता है। तो क्या होगा? वो इस वजह से ये होता है। और दूसरा कहेगा कि नहीं, ये तो भगवान का रूप है, ये भगवान की वजह से हो रहा है। तब सवाल ये उठेगा कि आपके पास तब नहीं, जो हम ये कहना चाह रहे थे, तब आप क्या करेंगे? कहेंगे कि नहीं, ये भगवान का देन है, किसी ऐसे व्यक्ति का देन है जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, हमारे पास जानने का कोई साधन नहीं है। तब हम क्या कहेंगे कि कोई ऐसी शक्ति है, कोई ऐसी शक्ति है जिसमें जीवन है, और वही ये सारी चीजों को रेगुलेट कर। मतलब क्या कर सकते हैं? जानकारी का अभाव कह सकते हैं ना, कि जानकारी का अभाव ही धर्मांधता या अंधविश्वास को बढ़ाता है।
अगर आपके पास ज्यादा से ज्यादा साइंस की जानकारी होगी तब आप जानेंगे कि भूकंप क्यों आया, आप जानेंगे कि आपको मलेरिया क्यों पकड़ा, आप जानेंगे कि आपको बुखार क्यों लगा। और अगर नहीं जानकारी होगी तब क्या करेंगे? भगवान में विश्वास करें। नहीं कहेंगे कि भगवान की दया है, ठीक होगा। ठीक हो जाएगा, दवा क्या लेना, भगवान किए होंगे, भगवान ठीक कर देंगे। क्या ऐसा होता है? नो। चिकन छोटी माता बड़ी माता। अब बताइए कि देहातों में अभी भी प्रवृत्ति है कि वो छोटी माता और बड़ी माता का नाम उसको दिया गया। चिकन पॉक्स कहते हैं उसको ना, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स। इंग्लिश में नाम चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स है। और आपके भारतीय भाषा में छोटी माता बड़ी माता, छोटी माता बड़ी माता। सवाल ये उठता है कि जब आपके पास जानने के औजारों की कमी रहेगी तब आप प्रकृति के रहस्य को नहीं जान पाएंगे, और जब प्रकृति के रहस्य को नहीं जान पाएंगे तब आप अंधविश्वास की तरफ बढ़ेंगे। साथियों, यहीं से एक अपील भी है आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, और उसके बाद देखिए कि पढ़ाई करने के बाद आपकी सारी चीज़ें कम होती हैं या भगवान का माला जपने से? पढ़ाई करने से सारी चीजें। राइट। तो ये औजार तय करता है लेवल ऑफ डेवलपमेंट। इसका मतलब ये औजार किस स्तर पर डेवलप हुआ, इससे तय होता है कि हम प्रकृति के बारे में कितना जानते हैं। अब आप याद कीजिए, चाहे ऐसे आप सोचिए कि मान लीजिए चिंपैंजी था, उस समय कितना हथियार डेवलप हुआ होगा अपनी जरूरत से ज्यादा? नो। जरूरत भर कि हमारा पेट कैसे चल सके। धीरे 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 औजारों का विकास होना शुरू हुआ। अब ये औजार जो कह रहे हैं हम, ये औजार का मतलब क्या निकल रहा है? एक ऐसा चीज हम कह सकते हैं जिसके द्वारा हम प्रकृति से कोई चीज ले करके अपना भूख मिटाते हैं, अपनी जरूरत की पूर्ति के लिए जिस चीज का सहारा लेते हैं वही हथियार है। उस हथियार के द्वारा अब मान लीजिए थोड़ा सा आपको हम इकोनॉमिक्स की तरफ ले चलते हैं, यहीं से थोड़ा सा आपको इकोनॉमिक्स की तरफ हम ले चलते हैं। जैसे हम कहते हैं उत्पादन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उत्पादन क्या होता है? उत्पादन ये क्यों होता है? इसीलिए होता होगा ना कि हमारा पेट है, इसकी पूर्ति हम कैसे करें, कुछ उत्पादित करेंगे तभी ना भूख मिटाएंगे। जरूर। एकदम बेसिक चीज पर हम ले चल रहे हैं। और ये इस उत्पादन का क्या मतलब होगा अगर आपको भूख ही नहीं लगे? उत्पादन करेगा, क्यों करेगा? इस उत्पादन को करने के लिए कुछ आपके पास हथियार चाहिए ना, कुछ हथियार चाहिए जिसके द्वारा हम इसको उत्पादित करेंगे। और तब क्या होगा? आपके मुंह ठीक है कि गलत लिखे हैं? सही लिखा हुआ। नहीं सही था, पहले सही था। मुंह तक आपके तभी पहुंचेगा ना जब उत्पादन होगा। उत्पादन तभी होगा जब आपके पास हथियार होगा, इसके बिना तो नहीं होगा। यानी भूख को मिटाने के लिए पूरा पापड़ आपको बेलना है, पहले पूरा पापड़ बेलना है। अब समझिए कि मान लीजिए आपके पास 4 फैमिली मेंबर्स, 5 और बढ़ गए, और हथियार अभी भी आपके पास वही पत्थर वाला था। 4 लोगों की भूख तो आप मिटा दिए, ये 5 लोगों का भूख क्या उसी हथियार से पैदा करने पर मिट जाएगा? नहीं। हथियार की क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी और क्वांटिटी भी बढ़ानी पड़ेगी, मात्रा और उसके गुण भी बढ़ाने पड़ेंगे। तब आप दूसरे हथियार के बारे में सोचेंगे। जैसे आप एक हथियार बना रहे थे, पूरा मोटा पत्थर उठा के उसको चला रहे थे, अब आप सोचेंगे कि कुछ ऐसा हथियार बनाएं जिसके द्वारा हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सके। मतलब उत्पादन करेंगे तो क्या करेंगे, उसको क्या कहेंगे? वस्तु, कमोडिटी कहेंगे ना। अब बताइए कि जरूरत सबको है इस उत्पादन की। आज जिसको अमीर कहते हैं या जिसको गरीब कहते हैं, जिसको किसान कहते हैं, जिसको अंबानी कहते हैं, खाना तो सबको है।
अब ये बताइए कि इस खाने के लिए मान लीजिए 50 लोगों का समूह है, जैसे यहाँ पे 50 लोग मान लीजिए हैं, एक व्यक्ति इसमें कौन है, मॉनिटर, एक क्या है डिप्टी मॉनिटर, एक हो गए टीचर, एक हो गए स्टूडेंट्स, ये 4 लोग हैं तब न ये क्लास चल रहा है। क्या ये 4 लोगों का समूह नहीं होता, 4 लोग नहीं होते तो क्या ये क्लास चलता ढंग से? नहीं। अब ये उत्पादन कैसे होगा, ये उत्पादन कैसे होगा? क्या एक आदमी करेगा? क्या एक आदमी से संभव है? किसकी जरूरत है? जब एक आदमी रहेगा तो अपने लिए कर लेगा, बस करने की जगह 4 उस पे डिपेंड, काम चला लेगा। 4 या 5 उस पे डिपेंड है, वो उनका पेट कैसे भरेगा? मेन मैटर यही है। तब क्या करेंगे हम कि देखो एक समाज बनाओ, कह सकते हैं परिवार समाज। अब परिवार को ज्यादा फिर बड़ा करेंगे तो समाज आएगा। हम समाज इसलिए बोल रहे हैं कि नोटिस है, जल्दी कंक्लूड करना है। ठीक है, समाज बनाएंगे। समाज में क्या करेंगे, काम का विभाजन करेंगे। एकदम शॉर्ट में आपको बता रहे हैं, काम का विभाजन करेंगे। काम का विभाजन करने का मतलब कि राहुल भाई पार्टिकुलर काम करेंगे। जैसे मान लीजिए इस क्लास का हम ले तो साहेब भाई मॉनिटर बनेंगे, दूसरे व्यक्ति ये करेंगे, तीसरे व्यक्ति पानी लाएंगे, चौथे व्यक्ति नोट्स बुक लाएंगे, 5वें व्यक्ति कलम लाएंगे, तब जाके ये क्लास कंप्लीट होगा। सेम चीज मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं इस मार्कर का। इस मार्कर का केवल सिंपल एग्जांपल लीजिए। इस मार्कर में क्या क्या चीजें लगी हुई हैं? बहुत सारी चीजें लगी है ना। अब इस मार्कर की जब हम बात करते हैं तो क्या इस मार्कर में लगाई गई सारी चीजों को क्या किसी एक व्यक्ति ने बनाया है? नहीं, अलग अलग लोगों ने बनाया है। कह सकते हैं कि ये कार्यों का विभाजन है, कार्यों का विभाजन है। और कार्यों के विभाजन के द्वारा हम एक किसी पार्टिकुलर चीज को बनाते हैं या उत्पादित करते हैं। और इसी के लिए हमने सोसाइटी बनाई। सोसाइटी में फिर बनाने के बाद क्या किया कि डिवीजन ऑफ वर्क किया, कार्यों का विभाजन किया। एक व्यक्ति को ये करेगा, एक व्यक्ति को वो करेगा, एक व्यक्ति को तीसरा करेगा, एक काम को चौथा करेगा। हम आपको केवल इंडिकेट देना चाहते हैं समय अभाव के चलते कि जाति प्रथा, ऊंच नीच, पितृ सतात्मक समाज या मातृ सतात्मक समाज की उत्पत्ति इसी वजह से समाज में उनका रोल फिक्स किया गया। मतलब इसको हम कह सकते हैं उत्पादन संबंध कह सकते हैं ना, कि उत्पादन के दौरान जो संबंध डेवलप हुए लोगों के बीच उसको हम उत्पादन संबंध कहते हैं। आपको समझना ये है कि इसी उत्पादन करने की वजह से समाज का निर्माण हुआ, इसी उत्पादन की वजह से हायरार्की का निर्माण हुआ, ऊंच नीच का निर्माण हुआ। इसी के वजह से भारत जैसे देश में जातिवाद का उदय हुआ। तो सवाल ये है साथियों कि जब उत्पादन मतलब अर्थ कह सकते हैं इसको, उत्पादन को अर्थ कह सकते हैं, अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, वो बेसिक यूनिट कह सकते हैं जिसकी वजह से समाज का निर्माण हुआ। यस। अब बताइए कि समाज का निर्माण किसने किया, इस उत्पादन पद्धति का निर्माण किसने किया? सवाल ये, हम, आप या भगवान? हम, आप या भगवान? अब सवाल ये उठता है, जैसे कहते हैं ना कि ब्रह्मा के चारों इससे ये पैदा हुआ। तो दूसरे धर्मों में जो भी कंसेप्ट है उसको आप ले लीजिए, वो बदला नहीं जा सकता। वो भगवान ने कहा इसलिए उसको बने रहना चाहिए। अब सवाल ये है, सवाल आपके सामने है, जवाब भी आपको ही देना है कि ये उत्पादन प्रक्रिया के लिए समाज बनी, और समाज ये बनी तो इसको चेंज कौन करेगा? समाज। या भगवान आगे कर देंगे? अगर समाज में महिलाओं के या जो भी मान लीजिए निचले तबके, नीचे दबे कुचले हुए लोग हैं, इनके प्रति जो भी होता है, क्या इस भगवान के चलते है या इस उत्पादन पद्धति में उनका संबंध है उससे है? उत्पादन पद्धति में संबंध। अब दो चीज केवल इसमें हम डिस्कस करके आपका क्वेश्चन आंसर लेंगे। उत्पादन पर कंसंट्रेट कीजिए, थोड़ा
थोड़ा सा बस इसको हम 5 मिनट में कंक्लूड कर सकते हैं, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए। उत्पादन, जैसा कि हमने कहा कि एक मार्कर है, एक मार्कर है। एक मार्कर को बनाने के लिए इसमें इंक की जरूरत पड़ी ना। इसके लिए एक फैक्ट्री की जरूरत पड़ेगी, लैंड की जरूरत पड़ेगी, या पूंजी की जरूरत आप कह सकते हैं इसको, फिर वर्क पूंजी की जरूरत पड़ेगी। अब ये सारी जो चीजें हैं, इसको कह सकते हैं कि ये उत्पादन के साधन हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब ये वैसे चीजें हैं जिनके बिना ये उत्पादन, ये मार्कर नहीं बन सकता, वो बेसिक चीज है। अब मान लीजिए कि उत्पादन के साधन पर कंट्रोल किसका है, ये सवाल है। और इस उत्पादन के साधन पर मान लीजिए बीर का कंट्रोल है, बीर का कंट्रोल है, और आपको भूख लग रही है, आपको काम चाहिए। बीर के पास आप जाते हैं, ये कहते हैं कि ठीक है आप आइए हमारे पास काम कीजिए, हम आपको 100 रुपये मजदूरी देंगे, एक दिन में 100 रुपये देंगे। 100 रुपये इन्होंने दे दिया, सामान इन्होंने मार्कर बना बना के इनको हमने दे दिया। मार्कर बना के देने के बाद 100 रुपये इनको हमने पकड़ाया और बोला कि ठीक है अब जाइए, इट्स ओके, हो गया काम। सवाल ये उठता है कि इस मार्कर को बनाया किसने? वर्कर, उस मजदूर ने बनाया। वर्कर। और बोलिए वही समझाना चाह रहे हैं। अब हम जवाब दे रहे हैं, इस मार्कर को बनाने में ये भी लगा, इसका कैपिटल भी लगा, लेबर जो काम किया वो भी लगा। मतलब एक व्यक्ति ने तो नहीं बनाया, नहीं। मतलब हम कहना चाहते हैं कि उत्पादन हमेशा सामाजिक होता है, किसी एक व्यक्ति का योगदान उसमें नहीं होता। सवाल ये उठा कि जब ये उत्पादन सामाजिक हुआ, इसका बेनिफिट भी तो समझ, इसको बेच के फायदा केवल वही क्यों लेगा जो इसमें पूंजी लगाया? इसका फायदा भी तो सबको पहुंचना चाहिए, समाज को पहुंचना चाहिए। इसका मुनाफा केवल ये पूंजीवादी क्यों लेगा? सवाल ये तो सबके पास जाना चाहिए। जब उत्पादन सामाजिक हुआ तो उसका मुनाफा भी सामाजिक होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा। अब एग्जाम्पल लीजिए, अंबानी, अदानी, हमें केवल अंबानी जी से हमें नफरत नहीं है, क्योंकि अंबानी जी चाहे जो भी पूंजीवादी व्यवस्था है उसमें कुछ फायदे की भी काम होती है, वो किसके फायदे के लिए होती है ये सवाल है, ये सवाल है। अब अंबानी जी के पास मान लीजिए सबसे बड़े बिलियनियर हैं, 100 बिलियन है एक एग्जाम्पल के तौर पर। खाने की जरूरत उनकी कितनी? एक पैरामीटर आप ले लीजिए, खाने की जरूरत क्या है? रोटी कपड़ा और जो भी मकान चाहे, जो भी उनकी बेसिक जरूरत है, उनकी जरूरत हम मान लेते हैं कि हमसे कुछ ज्यादा स्टैंडर्ड हो, तब भी कितनी जरूरत है भाई आपके पास? और दूसरी समस्या ये, दूसरे साइड ये कि रोड पर यहाँ भूखे लोग मर भी रहे हैं। सवाल ये उठता है कि ये उत्पादन के साधन किसके हाथ में है? अगर ये पूंजीवादी या किसी व्यक्ति के हाथ में रहेगा तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? सारा मुनाफा वो लेकर, अमीर अमीर रहेगा, गरीब गरीब रहेगा, शोषण होगा, सिंपली कह सकते हैं शोषण होगा। अगर हम 100 रुपये पे काम कर रहे हैं तो हम पूरा अपना एनर्जी लगा रहे हैं, फिजिकल मेंटल सब कुछ लगा रहे हैं, एंड रिजल्ट क्या है? 100 रुपया। कह सकते हैं कि हम भी एक वस्तु की तरह एक्सचेंज हो रहे हैं, हमको खरीदा और बेचा जा रहा है, एक्सचेंज हो रहा है ना हमारा लेबर। 100 रुपये में हम एक्सचेंज कर रहे हैं। अब इससे क्या हो रहा है? एक उत्पादन का संबंध आपका बन रहा है, इस संबंध में मालिक कौन है? पूंजीपति। और नौकर या गरीब कौन है? लेबर कौन है? जो 100 रुपये पे अपने श्रम को बेच रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जब ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या उत्पादन के साधन किसी एक व्यक्ति के हाथ में न रह करके, केवल एक व्यक्ति के हाथ में रहेगा, समाज के हाथ में नहीं रहेगा, तो उसका एंड रिजल्ट क्या होगा? एक व्यक्ति आगे बढ़ेगा, शोषण होगा, पूंजीपति आगे बढ़ेगा, लोगों को वाजिब हक नहीं मिलेगा, और आप अपने आप को बेचेंगे,
ठीक है। और यही चीज अगर मान लीजिए समाज के हाथ में दे दिया जाए, सरकार के हाथ में दे दिया जाए, तब क्या होगा? उसका बेनिफिट गवर्नमेंट को, समाज को। क्या ये भारत में हो रहा है या पूरे वर्ल्ड में हो रहा है? नहीं। इसी को कहते हैं हम पूंजीवादी व्यवस्था। इसको कहते हैं पूंजीवादी व्यवस्था। और इसी को चेंज करने की बात मार्क्सवाद करता है। वो कहता है कि निजी संपत्ति को खत्म करो और निजी संपत्ति को समाज के हाथ में दो। किसी के पास उससे जरूरत से ज्यादा उसके पास नहीं होना चाहिए। उसको उतना होना चाहिए जितना वो अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से चला सके। उसको बदलो। सवाल ये नहीं है कि हम समाज को डिफाइन करें, उसकी परिभाषा दे। समाज बदलने की जरूरत है, मार्क्स का नारा। ये मार्क्स का नारा है। तो ये चीजें हैं साथियों, इसमें इस टॉपिक में बहुत चीजें हैं बताने के लिए। समय के चलते हम सवाल लेना चाहेंगे आप लोगों से और उसी क्रम में ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है इस सेशन का आपको हम बताएंगे। तो ठीक है, इसको किया जाए ओपन सेशन। फिर जो सवाल है अपना बोलिए बारी बारी से। पूछिए वीर। सवाल लिखवा लीजिए। साथियों, क्लास तो अभी खत्म हो गया है, लेकिन जो क्वेश्चन आप लोग अभी तक नोट किया, तो कुछ साथी नोट किया अभी भाई को बता दें, वो नोट कर लेंगे। ना बोलते जाएंगे, इसमें नोट हो जाएंगे और उसके बाद फिर ये बताएंगे आपको। उनके बाद फिर हम लोग खाना खाने के लिए चलेंगे। जैसा कि आपको बताएं कि हम भौतिकवादी का हम लोग भौतिकवादी तो आज का जो हमारा समाज या आप सेल का बात करते हैं, हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो जब पुत्र या पुत्री या सन या डॉटर पैदा होता है तो हम लोग कहते हैं, बायोलॉजी में ऐसा पढ़े थे कि जब एक्स वाई होता है तो चाहे डॉटर पैदा या सन पैदा होता है, जब एक्स वाई होता है तो या सन या डॉटर पैदा होता है। तो लाउडली बोलिए। तो आज हम लोग इस अफवाह तंत्र के जरिए हम लोग इस तरफ घिरे चुके हैं समाज में कि हमारे एस्ट्रोलॉजर के पास जाना पड़ता है कि बताइए कि मैं हाथ देखे कि डॉटर पैदा हुए या सन पैदा हुआ, इस तरह से कुछ धारणा बना रहता समाज में। और हमको उसको उस चीज़ जानने के लिए हमको एस्ट्रोलॉजी का कोर्स भी करना पड़ता है। और आजकल बड़े बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे कि BHU नाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उस संस्थान में भी UG का बात करें चाहे PG का बात करें, बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री लेवल की बात करें, तो एस्ट्रोलॉजर्स का कोर्स करवाते हैं। तो क्या ये शिक्षा व्यवस्था को एक सोची समझी साजिश के तहत एक अराजकता पैदा करना, क्या ये सरकार की नीति है? हम जानना चाहते हैं। बारी बारी से दे दें जवाब। एक बार ले लिया जाए। काफी लोग का बाद में आएगा तो सुन लेंगे तो खुद ही नहीं करेंगे सवाल। ठीक है, ठीक रहेगा। अब जैसे XY का इन्होंने कहा एस्ट्रोलॉजी। देखिए, जनरली आप जब यूनिवर्स के बारे में, उसके फिनोमिना के बारे में आप जानने की कोशिश करते हैं तो उसका एक साइंस एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि तारों का सिचुएशन क्या है, कैसे नहीं है, क्या हो सकता है, क्या नहीं। और मेनली एस्ट्रोलॉजी में ये देखा जाता है कि पूरा का यूनिवर्स का पूरा फिनोमिना कैसे हैपन हो रहा है, कैसे घटित हो रहा है। अब इसके साथ साथ जो ये चीज़ें आ गई आपके पास कि बच्चा पैदा होगा कि बच्ची पैदा होगी। अब आपको ये खुद सोचना है, एक बार सोचिए। बायोलॉजी इसका जवाब दे रहा है, X क्रोमोसोम और Y क्रोमोसोम। अब ये पिता की तरफ से मान लीजिए क्या सिचुएशन रहता है, माता की तरफ से क्या होता है, कब XX हो जाएगा, कब XY होगा, उसके हिसाब से बच्चा या बच्ची पैदा होगा। अब इसको आप क्या कहेंगे कि हमें जानकारी है कि XY होने पर या XX होने पर ये रिजल्ट होगा और उसके बाद भी हम वहां जा रहे हैं, तो इसको आप ये कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि आप अपने नॉलेज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। या दूसरे को अगर कह रहे हैं कि उस बाबा से जाके पूछिए, उस मुल्ला से जाके पूछिए, उस पादरी से जाके अगर पूछिए कि ये तारों का हमारा संयोग क्या है,